नमस्कार बच्चों। पिछले लेक्चर में हम लोग ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तक देख लिया था और आज हम लोग इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अगली जो हमारे पास रिएक्शन है बेस की, वो है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेसिस। तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड का नेचर होता है एसिडिक। हमने आपको एक वर्ड बताया था, एम कहा था, याद कर लीजिएगा। एम से होता है मेटलिक ऑक्साइड और बी से होते हैं बेसिक। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर ऑल बेसिक इन नेचर, और जितने भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड होंगे उनका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो जब भी हम लोग एक नॉन मेटलिक ऑक्साइड की रिएक्शन, क्योंकि नॉन मेटलिक ऑक्साइड का नेचर एसिडिक है, तो एक एसिडिक नेचर की रिएक्शन जब एक बेस से करी जाएगी तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। और देखिए ऐसा यहाँ हो भी रहा है कि हम लोग ने क्या किया, NaOH लिया और NaOH की रिएक्शन किससे कर दी, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से कर दी। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है CO2। अब देखिए C जो है, C एक नॉन मेटल है और O क्या है, O एक ऑक्साइड है, मतलब इट इज़ अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, Na2CO3 फॉर्म करते हैं। और Na2CO3 क्या है, एक सॉल्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी बेस एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। इस तरीके से हमारे पास ये रिएक्शन हो जाएगी कि अगर कोई भी हमारे पास बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर को वो फॉर्म करेगा। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे हीट भी रिलीज़ हो रही है। हीट रिलीज़ होने का मतलब क्या होता है कि ये जो रिएक्शन हो रही है ये कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें हीट रिलीज़ हो रही है, दैट इज़ वाई दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद हम लोग ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की पहले भी बात कर ली थी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। तो एसिड की रिएक्शन बेस से होगी, सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसको न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोलते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सॉल्ट और वाटर मतलब जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं उनका pH क्या होता है, उनका pH होता है 7, या ये कह सकते हैं दे आर न्यूट्रल इन नेचर। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो जो अगला टॉपिक है वो ये बोल रहा है हमसे कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसेस हैव इन कॉमन, मतलब जितने भी एसिड्स होंगे या जितने भी बेस होंगे उनमें कॉमन क्या होगा। तो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जितने भी एसिड्स होते हैं उनको अगर वाटर में डिज़ोल्व किया जाएगा, अगर एसिड को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, या ये कह सकते हैं कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड जो होते हैं वो H+ आयन रिलीज़ करते हैं। और अगर एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेस की बात करी जाती है तो वो किस आयन में डिसोसिएट होते हैं, तो दे गेट डिसोसिएटेड इन OH- आयन। तो ये सबसे पहली चीज़ कॉमन होती है। और दूसरी एक रिएक्शन कॉमन है। रिएक्शन कौन सी कॉमन है कि जब भी एसिड रिएक्ट करेगा किसी भी मेटल से तो जो गैस रिलीज़ होती है वो कैसी होती है, वो कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो देखिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है कब, जब कोई भी एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ में, मेटल के साथ रिएक्ट करता है। जैसे HCl की बात करी गई है तो HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। ये तीनों बहुत अच्छे एसिड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं, मिनरल एसिड्स हैं। और इनकी रिएक्शन जब भी किसी भी मेटल से होगी तो जो गैस इवॉल्व होगी दैट विल बी हाइड्रोजन। इसके बाद बात करी गई है एसिड की, मतलब एसिड जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो कौन से आयन में डिसोसिएट होता है, तो ये डिसोसिएट होता है हाइड्रोजन आयन में। इसी तरीके से अगर बेस की बात करी जाएगी तो जो बेस होते हैं उनको अगर वाटर में ऐड किया जाता है तो बेस वाटर में ऐड होने के बाद जिस आयन में डिसोसिएट होते हैं उस आयन का नाम है हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब OH आयन। तो ये सब बेसिस में या ज़्यादातर बेसिस में और ज़्यादातर एसिड्स में ये प्रॉपर्टी क्या रहनी है, कॉमन रहनी है। अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो अगला जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। तो देखिए जब भी आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करी जाएगी, जब भी आप लोग से केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूछी जाएगी तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कुछ रिएक्शंस के बारे में हमको पढ़ना है। हमको कौन सी रिएक्शंस पढ़नी है, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं पहली जो रिएक्शन है बेस की वो हमारे पास है रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स। जब भी मेटल की रिएक्शन बेस से होगी, अब जैसे मान लीजिए हम लोग ने कोई भी मेटल ले लिया, एल्कली ले लिया, और एल्कली क्या होता है, एल्कली और बेस में अंतर यही होता है कि जो एल्कली होते हैं दे आर वाटर सोल्यूबल, मतलब वो वाटर में मिक्स हो सकते हैं, वाटर में सोल्यूबल होंगे। लेकिन जितने भी बेसेस होते हैं वो ज़्यादातर वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं। कुछ ऐसे बेसेस होते हैं जो वाटर सोल्यूबल नहीं भी होते, तो उनको हम लोग एल्कली नहीं बोलेंगे, या ये कह सकते हैं ऑल एल्कलीज आर बेसेस। तो जितने भी एल्कली होते हैं, ऑल एल्कली, जितने भी एल्कली होंगे वो क्या होंगे, बेस होंगे। लेकिन सभी बेस जो होंगे वो एल्कली नहीं होंगे। यहाँ बात करी गई जैसे एल्कली की रिएक्शन मेटल से हो रही है तो क्या फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, NCERT का है। इसमें कहा गया है NaOH हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्कली है और उसकी रिएक्शन हो रही है जिंक से। जिंक हमारे पास बहुत एक इंपॉर्टेंट मेटल होता है, एलिमेंट है। और जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करता है, Na2ZnO2 फॉर्म करता है। अब ये Na2ZnO2 क्या है, तो दिस इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट, और जो गैस रिलीज हो रही है दैट इज हाइड्रोजन गैस। अब इसको सोडियम जिंकेट क्यों बोला गया है, क्योंकि
Na से क्या बना, Na से आया सोडियम, और ZnO2 से क्या आया, ZnO2 से आया जिंकेट। तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2ZnO2 हो जाएगा। तो आपको ये रिएक्शन याद रखनी होगी कि NaOH मतलब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो अगर जिंक से रिएक्ट करेगा तो वो Na2ZnO2 फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस को वो रिलीज़ करेगा। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमसे बोला गया है बेस की रिएक्शन ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल से। तो अभी हम लोग ने पढ़ा भी था कि जितने भी ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल होंगे उनका नेचर कैसा होगा, तो उनका नेचर होगा एसिडिक। अब उस एसिडिक नेचर को पहचानने के लिए एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, क्योंकि सी नॉन मेटल होता है, कार्बन इज अ नॉन मेटल, और ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड हो गया तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। पता करने के लिए हम लोग ये समझ सकते हैं कि इसको अगर वाटर में मिक्स कर दें, मतलब अगर इन दोनों की रिएक्शन करा दी जाए, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर वाटर से मिक्स कर दिया जाए तो जो एसिड फॉर्म होता है, क्योंकि एक एसिड फॉर्म होता है, H2CO3 का फॉर्मेशन होता है, और ये जो H2CO3 कंपाउंड है इसका नेचर कैसा होता है, तो दिस इज एसिडिक इन नेचर। इसी तरीके से अगर हमारे पास जैसे मान लीजिए NO2 है, और NO2 क्या होता है, तो NO2 एक नाइट्रिक एसिड, मतलब इसमें अगर रिएक्शन करेंगे वाटर की, NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, और इसकी रिएक्शन अगर वाटर से करी जाएगी तो जो एसिड फॉर्म होगा दैट विल बी HNO3, और HNO3 जो कंपाउंड है वो फिर से क्या है, एक एसिड है। इसका मतलब जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, या ये समझ सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और इसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। तो ये जो तीनों हमारे पास कंपाउंड्स होंगे, मतलब ये जो तीनों ऑक्साइड्स हैं नॉन मेटल के, ये तीनों का नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। या जितने भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं सभी का नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वाटर से रिएक्ट करने के बाद वो क्या रिलीज कर देंगे, दे विल मेक अ एसिड, वो क्या बना देंगे, दे विल मेक एन एसिड बना देंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि जितने भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड होंगे वो कैसे होंगे, वो आपको सिंपल याद रखना है कि दे विल बी एसिडिक इन नेचर। और क्योंकि वो एसिडिक हैं तो उनको अगर बेस से रिएक्ट करी जाएगी तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड की रिएक्शन जब भी बेस से करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा। अब आपको समझना ये है कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा था, तो इसका नेचर था एसिडिक। तो देखिए बेसिक नेचर की कोई भी चीज़ अगर एसिडिक नेचर से रिएक्ट करी जाएगी तो आपको पता है न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, और न्यूट्रलाइज होकर क्या फॉर्म कर देंगी, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो डाइल्यूशन की बात करी गई है। अब डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस का मतलब क्या है, तो देखिए हमारे पास हमने आपको पहले बताया था कि दो तरीके के हमको एसिड पढ़ने होंगे, एक हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और दूसरा होगा डाइल्यूटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है जिसमें H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे एसिड जिसमें H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो दोज एसिड्स दैट हैव मोर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड, और जिसके पास H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है, देखिए जिसके पास H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी उसको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलेंगे, और जिनके पास H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी उसको डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। अब यहाँ पे हमको समझना ये है कि डाइल्यूट, किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कैसे किया जाएगा। तो डाइल्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं एसिड में। अब ये देखिए यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं, या तो हम लोग वाटर को ऐड करेंगे एसिड में, या तो एसिड को ऐड करेंगे वाटर में। बच्चे सोचते हैं कि दोनों चीज़ें तो सेम होंगी, लेकिन दोनों चीज़ें सेम नहीं है बेटा, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अगर वाटर को एसिड में ऐड किया गया, मतलब हमारे पास कोई बीकर था और इस बीकर के अंदर मान लीजिए एसिड प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, इसके अंदर एसिड प्रेजेंट है। तो अगर बीकर के अंदर एसिड प्रेजेंट है और इसमें हम लोग ने क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। अगर इस एसिड में वाटर ऐड किया गया तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। क्या हो सकती है, क्योंकि ये जो रिएक्शन हो जाएगी, आप समझिए इस चीज़ को कि वाटर ऐड कर रहे हैं किसमें, एसिड में। अगर वाटर को एसिड में ऐड किया जाएगा तो जो यहाँ पे रिएक्शन होगी वो हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा हीट यहाँ से रिलीज़ होगी। और क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी तो क्या हो जाएगा, वो एसिड कहीं ना कहीं बाहर आ सकता है और वो हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं हार्म पहुँचा सकता है, बॉडी को कहीं ना कहीं दिक्कत पहुँचा सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो एसिड होगा एसिड को हम लोग वाटर में ऐड नहीं करेंगे, हालांकि इसका उल्टा काम करेंगे। मतलब हम लोग वाटर को एसिड में ऐड नहीं करेंगे, एसिड को वाटर में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्योंकि अगर वाटर को, ठीक है, वाटर को अगर एसिड में ऐड कर दिया, तो अभी जैसे हम लोग ने किया था, तो अगर वाटर को एसिड में ऐड किया, हमने कोई भी बीकर में एसिड लिया और उसमें क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, तो अगर वाटर को एसिड में ऐड कर दिया तो ये जो रिएक्शन होने वाली है बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगी। और अगर ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक है और थोड़ा सा भी पोर्शन उस सॉल्यूशन का बीकर से बाहर निकल आया तो कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी पे लग सकता है और हमारी बॉडी को हार्म पहुँचा सकता है। इसलिए हम लोग कभी भी इसको प्रेफर नहीं करते हैं। वी ऑलवेज प्रेफर टू ऐड एसिड टू वाटर, नॉट
नॉट वाटर टू एसिड। इसी तरीके से अगर बेस को भी डाइल्यूट करना है तो बेस डाइल्यूट करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, बेस को ऐड करेंगे किसमें, वाटर में। बेस वी ऐड बेस टू वाटर, नॉट वाटर टू बेस। इस चीज़ को बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईमानदारी से बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिए कि बेस जो होगा उसको ऐड किया जाएगा किसमें, वाटर में। जैसे आप लोग ने घर पे देखा होगा, घर पे जब भी पोछा लगाया जाता है तो करते क्या है, हम लोग एक बीकर जो होता है या एक बाल्टी जो होती है उसमें पानी भर लेते हैं और उसके ऊपर से हम लोग फिनाइल डाल देते हैं। क्या कोई ऐसा करता है कि फिनाइल कहीं पहले डाल ले बीकर में या बाल्टी में पहले फिनाइल डाल लो, क्या ऊपर से पानी डालते हैं, ऐसा करते हैं? तो नहीं करते हैं। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको समझ सकते हैं कि अगर हम लोग एसिड को वाटर में ऐड करेंगे तो वही फ्रूटफुल होगा, वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो रिएक्शन होगी वो लेस एक्सोथर्मिक होगी, उसमें जो हीट रिलीज होगी वो थोड़ी सी कम होगी। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दिया गया, अगर वाटर को ऐड कर दिया गया किसमें, वाटर को अगर ऐड कर दिया गया एसिड में, ठीक है, तो अगर वाटर को एसिड में ऐड कर रहे हैं तो ये जो रिएक्शन होनी है बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक हो जाएगी, जिससे हीट रिलीज बहुत ज़्यादा होगी और वो हीट अगर आपकी बॉडी पे लग गई तो बॉडी को क्या कर सकती है, बर्न कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है पीएच। तो पीएच के बारे में हम लोग को पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पीएच के डीप में नहीं जाना। वैसे पीएच के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि पीएच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -log ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन का अगर निगेटिव लॉग ले लेते हैं तो वो हम लोग को क्या देता है, वो हम लोग को देता है पीएच। बेटा कई बच्चे पीएच को ऐसे लिख देते हैं, कैपिटल P कैपिटल H लिख देते हैं, वो गलत है। P का मतलब होता है पावर और H का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड पीएच। P हमेशा स्मॉल रखिएगा और H को हमेशा क्या रखिएगा, कैपिटल रखिएगा। अब बात करी गई है पीएच स्केल की। तो पीएच स्केल में सबसे पहले हमको समझना है कि पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होती है। तो 0 से लेके 14 तक होती है। आप 7 जब देखेंगे, दोनों के बीच में क्या आता है, दोनों के बीच में आ जाएगा 7। 7 एक ऐसा कंपाउंड है जिसका पीएच क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब ना ही वो जो भी सॉल्यूशन जिसका पीएच 7 होगा, ना ही वो एसिडिक होगा, ना ही वो बेसिक होगा, उसका नेचर क्या हो जाएगा, उसका नेचर हो जाएगा न्यूट्रल। जितने भी पीएच न्यूट्रल से लेफ्ट में होंगे, मतलब 7 से कम होंगे, जब भी पीएच अगर 7 से कम होगा, इसका मतलब जो भी सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कैसा है, दैट सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। उसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। लेकिन ऐसे सॉल्यूशंस जिनका पीएच 7 से ज़्यादा है, जैसे 8 है, 9 है, 10 है, इस तरीके का अगर पीएच आ रहा है, इसका मतलब उनका नेचर कैसा हो जाएगा, उनका नेचर हो जाएगा बेसिक। तो आपको ये बात याद रखनी है कि एसिडिक जो भी होते हैं उनका पीएच क्या होता है, जो भी बेसेस होते हैं उनका पीएच क्या होता है। तो जितने भी एसिड्स होते हैं उनका पीएच क्या हो जाएगा, <7 हो जाएगा। जितने भी बेसेस हो जाएंगे उनका पीएच क्या हो जाएगा, <7 हो जाएगा। कई सारे हम लोग क्वेश्चंस भी आगे डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो उसमें पीएच की और ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग इस पीएच स्केल को देख लेते हैं, या ये समझ सकते हैं कि ये लिटमस टेस्ट को भी इसको मान सकते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग 7 को देखें तो 7 का जो कलर होता है वो पर्पल होता है। ये जो कलर है थोड़ा सा बदल गया है, इसको बोला जाएगा पर्पल कलर का होगा ये। अब 7 का जो पीएच होगा वो पर्पल हो जाएगा। और जब हम लोग इसके लेफ्ट में जाएंगे, मतलब जब 7 से लेफ्ट में जाते हैं तो देख रहे हैं धीरे धीरे वो किस कलर की ओर चेंज हो रहा है, रेड कलर की तरफ आ रहा है। और जब राइट में जाते हैं, मतलब 7 से बढ़ाते हैं पीएच को, जब बेसिक करते हैं पीएच को, मतलब ये समझ सकते हैं जब सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है तो वो किसकी तरफ बढ़ता है, वो ब्लू उसका जो कलर होता है वो किस तरफ बढ़ता है, ब्लू कलर की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बात हो जाएगी एसिडिक पीएच की और बेसिक पीएच की। ये समझ सकते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में जो पीएच होगा वो जो उसका जो कलर होगा दैट विल बी रेड, या लिटमस टेस्ट होगा तो रेड, लिटमस का जो टेस्ट होगा वो किस में आ जाएगा, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर बेस है तो बेस में जो लिटमस टेस्ट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी लिटमस पेपर होगा दैट विल बी कन्वर्टेड टू ब्लू। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट स्केल्स होती हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पीएच है जो ब्लड का पीएच होता है, ये आप लोग को याद रखना है कि ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस कहलाता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब एंटासिड के बारे में पढ़ेंगे तो MgOH होल ट्वाइस इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये एक बेस है, बहुत इंपॉर्टेंट बेस है, इसको एंटासिड की तरह यूज़ करते हैं। इसका पीएच आपसे पूछा जा सकता है, इसका पीएच होता है 10। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसको NaOH बोला गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका पीएच क्या होता है, 14 होता है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। लेमन जूस की बात करी गई है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। गैस्ट्रिक जूस की बात करी गई है, गैस्ट्रिक जूस जैसे हमारी बॉडी में HCl प्रेजेंट है, तो HCl भी क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बहुत ही ज़्यादा हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड है। और क्योंकि ये हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका पीएच क्या हो जाएगा, देखिए पीएच इसका 1.2 बोला गया है। 1.2 मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चंस हैं कुछ, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है 3 एसिड्स हैव pH 2 3 6। तो पहले का pH 2 है, दूसरे का pH 3 है और तीसरे एसिड का pH है 6। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी, मतलब सबसे ज़्यादा जो एसिडिक है उस ऑर्डर में हमको लगाना है। इंक्रीजिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो सबसे जो कम एसिडिक है उसको सबसे पहले रखेंगे और जो सबसे ज़्यादा एसिडिक है उसको सबसे बाद में रखेंगे। तो सबसे पहले है तो आपको एक चीज़ छोटी सी और बता देते हैं, इसी pH से रिलेटेड है क्योंकि वो छोटी सी बात, उसको आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर हम लोग जैसे मान लीजिए हमसे कहा गया किसी भी चीज़ का pH 1 है, किसी चीज़ का pH 2 है, किसी चीज़ का pH 3 है, तो ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी pH कम होता है, pH की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब वो एसिडिक ज़्यादा होगा, उसका नेचर एसिडिक ज़्यादा होगा। मतलब जैसे यहाँ पे बात करी गई है 1 की, तो 1 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और 3 इस केस में सबसे वीक एसिड होगा। अब जैसे बात करी जाएगी बेस की, तो बेस को आपको समझना, जैसे मान लीजिए 8 है, 9 है और 12 है, ये आपके पास 3 बेस के सॉल्यूशंस हैं। आपसे पूछा गया सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, तो आपको ये याद रखना है कि जब भी pH ज़्यादा होता है, pH की वैल्यू जब ज़्यादा होती है, इसका मतलब वो बेसिक क्या है, वो ज़्यादा बेसिक है। जैसे बात करी गई है यहाँ पर 12 की, तो 12 की pH क्या है, 12 की pH वैल्यू सबसे ज़्यादा है, और क्योंकि 12 की pH वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो वो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो आपको बेसिक और एसिडिक सॉल्यूशन में याद रखना है कि जितना हम लोग लेफ्ट पे जाएंगे, मतलब जितनी वैल्यू कम करेंगे वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, और जितनी वैल्यू हम लोग pH की बढ़ाते हैं वो उतना ज़्यादा बेसिक की तरफ बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी यही था, क्वेश्चन में पूछा गया था 2 3 6 हमारे पास pH है और हमको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, और किस टर्म में, इन द टर्म्स ऑफ एसिडिटी। तो सबसे कम एसिडिक कौन होगा, सबसे कम एसिडिक हो जाएगा 6, तो 6 सबसे कम एसिडिक है। उसके बाद आ जाएगा 3, और सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, तो 2, तो 6 3 2 दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आउट ऑफ द 3 सॉल्यूशन विद pH 3 7 12 विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल इन नेचर। इसमें पूछा गया है न्यूट्रल कौन सा है। तो देखिए जिसका pH 3 है, 3 क्या होगा, लेस देन 7 है, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, तो ये नेचर एसिडिक हो जाएगा। जिसका pH 12 है उसका नेचर क्या हो जाएगा, तो बेसिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका pH ग्रेटर देन 7 हो गया, और आपको बताया था जिसका pH 7 होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल हो जाएगा। तो जिसका pH 7 होगा दैट विल बी न्यूट्रल इन नेचर। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास pH इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम है, या ये समझ सकते हैं कि pH का इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करी गई है, आपको पता है हमारी बॉडी में जो स्टमक है, स्टमक के अंदर एक एसिड होता है, और वो एसिड कहीं ना कहीं डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हम लोग की। और वो क्या करता है, देखिए जो एसिड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं डाइल्यूट HCl, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, वो डाइजेशन में मदद कर रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे बॉडी में हमारे स्टमक में वो एसिड बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा जनरेट होने लग जाता है, तो उससे एक कंडीशन आती है जिसको बोला जाता है एसिडिटी, और एसिडिटी को बोला जाता है इंडाइजेशन। तो इंडाइजेशन या एसिडिटी की कंडीशन आ जाएगी, और उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिड जनरेट होने लगता है। उस एसिडिटी को कम करने के लिए हम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा दी जाती है, या एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एंटासिड। और एंटासिड क्या होता है, तो एंटासिड मतलब आप समझ सकते हैं इस वर्ल्ड में ही सब कुछ है, एंटी एसिड। तो एंटी एसिड इज़ एंटासिड, मतलब एसिड को जो ख़त्म कर दे दैट इज़ कॉल्ड एंटासिड। तो वो क्या होगा, दैट विल बी अ बेस। आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए आपके हाथ पे या किसी के हाथ पे कभी भी कोई एसिड गिर गया, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या अप्लाई करोगे, वाटर अप्लाई करोगे या क्या अप्लाई करोगे। तो आपको आंसर देना है कि हम बेस अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर बेस अप्लाई करोगे आप, तो जो सोल्यूशन था वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जो इफेक्ट होगा एसिड का वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास क्योंकि एसिड बढ़ गया था, एक्सेस एसिड हो गया था, एसिड की क्वांटिटी बढ़ गई थी, तो एसिड की क्वांटिटी को कम करने के लिए, एक्सेस एसिड को कम करने के लिए हम लोग ने क्या ऐड किया, एंटासिड ऐड किया। और कौन सा एंटासिड ऐड किया, तो दैट इज़ MgOH वोल्टाइज, और उसका नाम क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा एक और एंटासिड ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको एक और नाम दे सकते हैं, दैट इज़ सोडियम बाई कार्बोनेट। अभी हम लोग आगे जब सॉल्ट्स पढ़ेंगे तो इसको बहुत डीप में पढ़ेंगे, बहुत एक एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसकी यूजेस पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के, और बहुत सारी चीज़ें बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है टूथ डीके कॉज्ड बाय एसिड्स। तो आपको पता होगा जब भी हम लोग खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है, देखिए हम लोग के भोजन में क्या होता है, हम लोग के भोजन में शुगर होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, और क्योंकि हमारे टीथ में कहीं ना कहीं, हमारे फूड में या हमारे माउथ में बैक्टीरिया जनरेट होते रहते हैं, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो एसिड क्या करता है, हमारे जो टीथ में वो जो एसिड आ जाता है वो हमारे टीथ को क्या कर देता है, धीरे धीरे करके डीके कर देता है, ख़राब कर देता है। क्यों, क्योंकि उसका pH जो हो
जाएगा, हमारे जो माउथ का जो pH हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 5.5 हो जाएगा। अब 5.5 हो गया, इसका मतलब वो एसिडिक हो गया। अब क्योंकि वो एसिडिक हो गया है और हमको क्या करना है, हमको उसको न्यूट्रलाइज करना है, और न्यूट्रलाइज करने के लिए इस एक्सेस एसिड को हमको क्या करना है, कम करना है। अब न्यूट्रलाइज करने का तरीका क्या है, न्यूट्रलाइज करने का, किसी भी एसिड को न्यूट्रलाइज करने का तरीका क्या होता है कि उसमें हम लोग बेस अप्लाई कर दें। अब बेस यहाँ पे क्या है, तो बेस हमारे पास है टूथपेस्ट। तो जो हम लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसमें नमक नहीं होता, उसमें मेनली क्या होता है, बेस होता है। और बेस क्या करता है, बेस उस एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और एसिड जैसे ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो हमारा टूथ डीके नहीं होगा। ठीक है, तो ये टूथ डीके में बहुत ज़्यादा मदद करता है। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास है पीएच ऑफ सॉइल एंड प्लांट ग्रोथ। तो देखिए, प्लांट को ग्रो करने के लिए, मतलब एक प्रॉपर ग्रोथ के लिए प्लांट की, हमारे पास जो पीएच होना चाहिए सॉइल का वो क्या होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 7 होना चाहिए। या ये कह सकते हैं जो सॉइल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो ना ही एसिडिक हो ना ही वो बेसिक हो, उसका नेचर कैसा हो, न्यूट्रल हो। और क्योंकि कई सारे कंडीशंस ऐसी आती हैं जिसमें सॉइल का नेचर या तो एसिडिक हो जाता है, जैसे एसिड रेन कहीं पे हुई तो एसिड रेन की वजह से सॉइल का पीएच क्या हो सकता है, एसिडिक हो सकता है। अब उस एसिडिक को बेसिक में कन्वर्ट करने के लिए या उस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या ऐड कर देंगे, बेस ऐड कर देंगे। अब पूछा जाता है कौन सा बेस ऐड करेंगे, तो हम लोग क्या ऐड करते हैं, क्विक लाइम ऐड करते हैं। क्विक लाइम इज CaOH, मतलब क्विक लाइम नहीं, हम लोग स्लेट लाइम यूज़ करेंगे। स्लेट लाइम का मतलब होता है CaOH होल ट्वाइस। इस CaOH होल ट्वाइस को चूना भी कहते हैं हिंदी में, तो हम लोग चूना ऐड कर सकते हैं। और कई किसान भाई हमारे चूना ऐड भी करते हैं। तो चूना ऐड इसलिए किया जाता है क्योंकि उनका जो सॉइल था दैट वो क्या हो गया था, वो एसिडिक हो गया था। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, फिर से उसको फिट बनाने के लिए, ग्रोथ के प्लांट्स के ग्रोथ के लिए फिट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें बेस ऐड करते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका जो सॉइल है वो बेसिक हो गया, बहुत ज़्यादा उसमें बेस की क्वांटिटी आ गई, तो उसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाएगा। तो लोग सोचेंगे कि उसमें हम लोग एसिड ऐड कर देंगे, तो बेटा ऐसा नहीं है। उसमें अगर एसिड ऐड कर देंगे तो होगा क्या कि उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होंगे, उस एसिड के ऐड करने से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो हम लोग कभी भी एसिड नहीं ऐड करते, हम लोग क्या ऐड करते हैं, तो हम लोग कंपोस्ट ऐड करते हैं। और ये कंपोस्ट क्या होता है, ये कंपोस्ट जब डीकम्पोज होता है तो ये कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स या ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे एसिड प्रोड्यूस करता है जो इस बेस को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ख़त्म नहीं करते हैं। तो इस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, जो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे सॉइल के, वो भी मेंटेन रहते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा एसिडिक, जो भी हमारा सॉल्ट बेसिक हो गया था बहुत ज़्यादा, वो फिर से क्या हो जाता है, फिर से वो न्यूट्रल हो जाता है। अगले टॉपिक में बात करते हैं। तो अगले टॉपिक में हमारे पास कई सारी इक्वेशंस है जो हम लोग ने अभी तक पढ़ी थी, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली रिएक्शन पढ़ी एसिड की, तो एसिड की रिएक्शन मेटल से देखी तो क्या फॉर्म हुआ, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई। दूसरी रिएक्शन हम लोग ने बेस की देखी थी, तो बेस की रिएक्शन जब मेटल से होती है तो जो हमारे पास सोल्यूशन मिलता है, जो हमारे पास कंपाउंड मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसके बाद बात करी गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। तो न्यूट्रलाइजेशन में रिएक्शन में हमने क्या देखा कि बेस की रिएक्शन जब एसिड से होगी तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। इसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो हमने अभी बात करी थी, जब एसिड को वाटर में ऐड किया जाएगा, या ये समझ सकते हैं जब डिसॉल्व किया जाएगा वाटर में, तो वो H3O+ आयन या हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन को क्या करता है, हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट होता है, या दे फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयंस। इसी तरीके से जब NaOH की बात करी जाएगी, मतलब एक बेस की बात करी जाएगी, तो अगर बेस को हम लोग वाटर में मिक्स करते हैं या बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो जो आयन रिलीज करता है दैट इज़ हाइड्रोक्साइड आयन। अगली बात हम लोग को जो करनी है वो सॉल्ट की बात करनी है, क्योंकि हम लोग ने अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने देखा कि जब भी एसिड की रिएक्शन बेस से होती है तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। अब इस सॉल्ट के बारे में पढ़ना है कि जो सॉल्ट है उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो सॉल्ट के टाइप्स के बताने से पहले एक बहुत कॉमन सॉल्ट के बारे में जान जाइए कि NaCl जो है इसको बोला जाता है कॉमन सॉल्ट। इसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, इसको कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। जो घरों में नमक यूज़ होता है, ठीक है, जो खाना बनाने के लिए नमक यूज़ होता है, उसका नाम क्या होता है, दैट इज़ NaCl। ठीक है, और इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन भी हुआ है जिसको डांडी मार्च कहा जाता है। ठीक है, तो डांडी मार्च की आप देखेंगे NCERT में तो फोटो बनी हुई है। डांडी मार्च के बारे में भी आपको याद रखना है, इंडियन नेशनलिज्म के बारे में भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे पूछा सकता है कि विच सॉल्ट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ मूवमेंट दैट टुक प्लेस
ड्यूरिंग नेशनलिज्म ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, NaCl आ जाएगा। अब इससे पहले हम लोग NaCl की बात करें तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं कि सॉल्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि इसका जो नेचर होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, मतलब एक क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है। आप लोग ने जब सॉल्ट देखा होगा तो सॉल्ट में छोटे छोटे से ऐसे आपने पार्टिकल्स देखे होंगे, और ये पार्टिकल्स को ही क्या बोला जाता है, दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्रिस्टल्स। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। तो जितने भी सॉल्ट्स होंगे, चाहे वो कोई भी सॉल्ट हो, वो हमेशा क्रिस्टल्स के फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा। सॉल्ट के नेचर या तो ट्रांसपेरेंट हो सकता है या तो ओपेक हो सकता है, मतलब जिसके आर पार दिखाई पड़ता है, मतलब जिसके आर पार लाइट पास हो सकती है, जिसके अलोंग लाइट पास हो सकती है, जिसके अक्रॉस लाइट पास हो सकती है, उसको क्या बोला जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। और जिसके अक्रॉस लाइट पास नहीं हो सकती है, दैट इज कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। तो जो भी सॉल्ट होते हैं वो दोनों तरीके के हो सकते हैं, मतलब वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं और वो ओपेक भी हो सकते हैं। ज़्यादातर सॉल्ट जो होंगे वो सॉल्यूबल होंगे वाटर में, मतलब वो वाटर में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करी जाएगी कि सॉल्ट जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करते हैं, तो अपने मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, लेकिन अपने सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। आपसे अगर पूछा जाता है कि सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते, तो इसका आंसर आएगा बिकॉज दे डोंट हैव एनी फ्री आयंस, क्योंकि उनके पास फ्री आयंस नहीं होते हैं, फ्री आयंस की कमी होती है, जिसकी वजह से वो सॉलिड आयन में, मतलब सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन मोल्टन स्टेट में क्योंकि वो अपने फ्री आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके पास फ्री आयंस जनरेट हो जाते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास टेस्ट की बात करी गई है। तो टेस्ट इसका साल्टी भी हो सकता है, सार भी हो सकता है, स्वीट भी हो सकता है और बिटर भी हो सकता है। ओडरलेस मतलब इसके अंदर कोई गंध नहीं होती है। ठीक है, जितने भी न्यूट्रल सॉल्ट होंगे, मेनली न्यूट्रल सॉल्ट की बात करी गई है, तो न्यूट्रल सॉल्ट जो भी होते हैं उनके अंदर कोई भी ओडर या कोई भी मतलब गंध नहीं होती है। या तो ये कलरलेस हो सकते हैं या इनके पास कलर भी हो सकता है। तो दोनों तरीके के सॉल्ट्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कई सारे टाइप हम लोग को पढ़ने हैं सॉल्ट के। मेन जो सॉल्ट के टाइप्स हैं दे आर 3। पहला होता है न्यूट्रल सॉल्ट, दूसरा हो जाएगा एसिडिक सॉल्ट और तीसरा हो जाएगा बेसिक सॉल्ट। अब देखिए न्यूट्रल क्या है, तो हमने क्या किया, न्यूट्रल सॉल्ट को बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग बेस लिया। अब स्ट्रॉन्ग एसिड को जब स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करा देंगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो ना ही स्ट्रॉन्ग एसिड, ना ही वो एसिडिक सॉल्ट होगा, ना ही वो बेसिक सॉल्ट होगा, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग थे। अब दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो क्या करेंगे, दोनों आपस में एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे, और क्योंकि कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे तो जो सॉल्ट बनेगा दैट विल बी न्यूट्रल सॉल्ट। इस केस में जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा और उसका पीएच क्या हो जाएगा, पीएच हो जाएगा 7। इसके साथ एक और चीज़ बता देते हैं हम आपको कि अगर न्यूट्रल सॉल्ट है तो अगर वीक एसिड ले लिया हमने और वीक बेस ले लिया, तो अगर वीक एसिड और वीक बेस भी रिएक्ट करते हैं तो जो सॉल्ट फॉर्म करते हैं वो भी कैसा होता है, वो भी हो जाता है न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, तो न्यूट्रल सॉल्ट के फॉर्मेशन दो तरीके से हो सकते हैं, दोनों तरीके आपको याद रखने हैं। अब जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जांपल है, सोडियम सल्फेट भी एक न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जांपल है, पोटेशियम क्लोराइड भी एक न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जांपल है। अब देखिए सोडियम क्लोराइड को बनाने के लिए हमने कौन से दो केमिकल्स यूज़ किए, मतलब कौन सा एसिड कौन सा बेस यूज़ किया। तो हम लोग ने जो बेस यूज़ किया दैट इज़ NaOH। NaOH अभी हमने देखा था, NaOH इस स्ट्रॉन्ग बेस था, तो NaOH को स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ किया है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ किया है। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या फॉर्म कर रहे हैं, वो एक न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म कर रहे हैं। इसी तरीके से दूसरी रिएक्शन में देखिए Na2SO4 बनाना है, Na2SO4 इज सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट को बनाने के लिए भी हम लोग ने क्या किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस, और उसकी रिएक्शन किससे करी है, स्ट्रॉन्ग एसिड से करी है। तो हमारे पास क्या मिल रहा है, हमको एक स्ट्रॉन्ग मतलब एक सॉल्ट मिल रहा है, और सॉल्ट कैसा है, न्यूट्रल है। मतलब हमको ये पता चल रहा है तीनों रिएक्शन में जब आप देखेंगे तो हमने क्या यूज़ किया है, एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ किया है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ किया है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से करी गई है तो क्या फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, और जो सॉल्ट है उसका नेचर कैसा है, तो उसका नेचर है न्यूट्रल। तो ये बात आप लोग को याद रखनी होगी। नेक्स्ट सॉल्ट पे आते हैं, तो जो नेक्स्ट सॉल्ट हमारे पास है वो है एसिडिक सॉल्ट। अब एसिडिक सॉल्ट का मतलब क्या हो गया, अब जो भी उसका नेचर है मतलब वो उसी की तरह है, उसमें वो चीज़ स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड को यूज़ किया और वीक बेस को यूज़ किया। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन वीक बेस से करी जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो जो सॉल्ट फॉर्म होगा दैट विल बी एसिडिक सॉल्ट। अब जैसे देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग ने यूज़ किया HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो वीक बेस यूज़ किया है दैट इज़ NH4OH। NH4OH बहुत इंपॉर्टेंट है, NH4OH का फॉर्मूला होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए हुआ क्या, यहाँ से OH निकलता है और यहाँ से H निकलता है, ये OH और H मिलके क्या बना देते हैं, H2O बना देते हैं। अब बचा क्या, यहाँ पे NH4 बचा, यहाँ पे Cl बचा,
दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, NH4Cl बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन हो जाती है कि मतलब बेस रिएक्ट करता है किसके साथ में, एसिड के साथ में। तो जब बेस की रिएक्शन एसिड के साथ में होगी तो क्या बना देगा, सॉल्ट और वाटर बना देगा। अब यहाँ पे जो सॉल्ट बन रहा है वो किससे बन रहा है, कि स्ट्रॉन्ग एसिड से बन रहा है। आपको स्ट्रॉन्ग देखना है क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो एसिडिक सॉल्ट होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो बेसिक सॉल्ट होगा। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं तो ना ही वो एसिडिक सॉल्ट होगा ना ही वो बेसिक सॉल्ट होगा, दैट विल बी अ न्यूट्रल सॉल्ट। अगर दोनों ही वीक हैं तो भी सॉल्ट जो होगा वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। तो जो NH4Cl है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड से बन रहा है, इसलिए NH4Cl किस में आ जाएगा, वो एसिडिक सॉल्ट में आ जाएगा। और अगर एसिडिक सॉल्ट की बात करी जाएगी, क्योंकि सॉल्ट का pH अप्रॉक्सीमेटली 7 होता है, लेकिन क्योंकि एसिडिक सॉल्ट है तो इसका pH क्या होगा, लेस देन 7 हो जाएगा। मतलब बहुत थोड़ा सा ही चेंज आएगा 7 से, लेकिन लेस देन 7 ही रहेगा। आज के लास्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो जो लास्ट टॉपिक हमारे पास होने वाला है वो हमारे पास है बेसिक सॉल्ट। अगले टर्न पे हम लोग बेसिक सॉल्ट के बाद कई सारे सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और उन सॉल्ट्स के बारे में मेनली डिस्कस करेंगे जो हमारे NCERT लेवल पे हमको पढ़नी होती है, जो भी CBSE लेवल हमको पढ़ने को कहता है। तो बेसिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट में हमको क्या पढ़ना होता है, बेसिक सॉल्ट में आपको ये समझना है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस है और उसकी रिएक्शन अगर वीक एसिड से करी गई है, तो अगर किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन वीक एसिड से करी जाती है तो जो सॉल्ट बनता है दैट इज कॉल्ड अ बेसिक सॉल्ट। अब देखिए यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो बेस है वो कैसा हो गया, बेस हो गया स्ट्रॉन्ग। जैसे NaOH की बात करी गई है तो NaOH क्या हो गया, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इस स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन किससे कर दी, एक वीक एसिड से कर दी, H2CO3। H2CO3 मतलब हो गया कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड से जब रिएक्शन करी गई तो जो बेस फॉर्म हो रहा है, जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। तो Na2CO3 फॉर्म हो रहा है और Na2CO3 क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। और ये आपको समझ में आ रहा होगा इसको बेसिक सॉल्ट क्यों बोलेंगे, इसको बेसिक सॉल्ट इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस से और वीक एसिड से फॉर्म हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ से OH यहाँ से निकला और H यहाँ से निकला, H और OH मिलके क्या बना दिए, H2O बना दिए। अब यहाँ पे देखिए Na यहाँ से आया और CO3 यहाँ से आया, तो दोनों मिलके क्या बन गए, Na2CO3 बन गए। इसके बाद एक और बात करी गई, जैसे CH3COH की, ये एक वीक एसिड होता है, और NaOH की बात करी गई है, ये एक वीक बेस है। ये CH3COH एक वीक एसिड है, और NaOH की बात करी गई है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वीक एसिड की रिएक्शन अगर स्ट्रॉन्ग बेस से करी जाएगी तो फिर से क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा। और क्या स्ट्रॉन्ग है, तो बेस स्ट्रॉन्ग है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। कैसे रिएक्शन हुई है इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। तो H यहाँ से निकला, OH यहाँ से निकला, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, H2O बना दिया। CH3COO बचा और Na बचा, दोनों ने मिक्स होकर क्या बना दिया, CH3COO Na बना दिया, दैट इज़ कॉल्ड सोडियम एसीटेट। तो यहाँ तक के लिए आज हम लोग फिलहाल डिस्कस करेंगे। अगले टर्न पे हम लोग जितने भी सॉल्ट्स हैं सबको एक बार में डिस्कस कर लेंगे, और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का चैप्टर इसी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल बच्चों इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।